फाइन। ओके, तो हम लोग जो थे यहाँ पे इवेल्युएटिंग ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को, बेसिकली ऑनलाइन पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हम कैसे इवेल्युएट करें, उसके तरीके हमें चाहिए। या आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी कोई भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन यदि हम अपने एकेडमिक राइटिंग्स में, लिटरेचर रिव्यू में, थीसिस में यदि हम इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके साथ हमें इंक्लूड करना चाहिए। So we are going to discuss those things out from that point onwards. Says all sources of information should be evaluated carefully before including in your academic writing. ये तो एक important मुद्दा वो raise कर रहा है author. And it is especially the case for online resources. मतलब ऑनलाइन के लिए तो पक्का है, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं उसको केयरफुली इवेलुएट करना ज़रूरी है कि वो इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई पेपर, जैसे मुझे अभी भी एक एग्जांपल याद आ रहा है कि एक बार क्या हुआ, हमने कोई पेपर छापा जिसमें ना गामा रे करेक्शंस पे, इमेज इन्हांसमेंट यूजिंग गामा रे करेक्शंस पे था पेपर वो, तो और बोन स्किन से रिलेटेड था। तो रिव्यूअर ने रिव्यू करने के बाद ना उसने कमेंट दिया कि आपने ना ठीक से लिटरेचर रिव्यू नहीं किया, क्योंकि एक आर्टिकल जो है मतलब बोन स्कैन और इससे रिलेटेड है, छपी हुई है, जिसको आपने इंक्लूड नहीं किया। राइट। तो हमने ना उस समय पे उसको जवाब में लिखा था कि हमने वो आर्टिकल देखा था और जानबूझ करके हमने उसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो आर्टिकल जो था अप टू द मार्क नहीं था हमारे हिसाब से, कि हम उस टाइप के आर्टिकल को हम प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं कि जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो और उनको हम अपने टेक्स्ट में जाकर के रेफरेंस करें। और उसके परफेक्ट एग्जाम्पल मैंने दिखाया था, उसका आर्टिकल, उसकी चीज़ों को, और रिव्यूअर पे छोड़ दिया था कि नाउ यू टेल वेदर इट शुड बी इंक्लूडेड और नॉट। तो रिव्यूअर भी एग्री किया था, उसने एक्सेप्ट कर लिया था, बोला नहीं आप बात ठीक है आपकी। तो आपको ना ऐसा नहीं कि किसी ने कोई पेपर छाप दिया है तो यदि अच्छी क्वालिटी नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको इंक्लूड करो ही करो, इवन इफ सिंगल ही हो, किसी ने काम किया हो, आपको लगना चाहिए कि वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। यदि वो न्यूक्लियर मेडिसिन का बंदा था तो उसको न्यूक्लियर मेडिसिन की तो समझ ही नहीं थी, उसमें जो कुछ भी लिखा था उसने, बेसिकली सच पूछो तो। इसलिए मैंने जानबूझ करके मैंने बोला ये नहीं हो सकता कोई न्यूक्लियर मेडिसिन का आदमी कि ऐसी बात लिखेगा उसके पेपर में, तो हमने नहीं इंक्लूड करा। तो इसलिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली चीज़ कि हमें केयरफुली इवेलुएट करना चाहिए कोई भी एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं हम लोग, कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है बेसिकली। और स्पेशली बोल रहे हैं इन केस ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, और इसलिए ज़रूरी है ऑनलाइन के लिए स्पेशली ये है क्योंकि दिस इज बिकॉज एनीबडी कैन पुट इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। आज की तारीख में कोई भी आदमी कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डाल सकता है, एंड मटेरियल इज नॉट नेसेसरली सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यूड क्वालिटी चेक। मतलब ऐसा नहीं है कि जो नेट पे लोग जो डालते हैं, सारे लोग जो भी मैसेज डाल रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, और जैसे पीयर रिव्यूड जो होता है जो जर्नल में, उस प्रोसेस से वो गुजरा हुआ नहीं है, मतलब उस प्रोसेस से वो इवेल्युएटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए ऑनलाइन से कोई भी हम इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं उसको इवेल्युएट करना ज़रूरी है, उसके करेक्टनेस को, उसकी क्वालिटी को, कि वेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर थीसिस और For a list of references in your academic writing, you should be able to include both the author and date for every source. ये बोल रहा है कि कोई भी जो आप जब लिस्ट ऑफ रेफरेंस लिख रहे हो, जब जब हम लोग लास्ट में लिखते हैं ना रेफरेंस, तो वहां पे वो बोल रहा है कि यू शुड एबल टू इंक्लूड बोथ द ऑथर, ऑथर का नाम भी रखिए, और प्लस में डेट फॉर एवरी सोर्स, मतलब नेट पे किसी ने भी लिखा है तो किस डेट का एक्सेस था। इसीलिए देख रहे होते कई बार जब हम लोग के जब जब लास्ट में प्रोडक्शन टीम जो भेजती थी तो वो बोलती थी भाई किस डेट का एक्सेस है, ये इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है। तब हम लोग ऑथर, उसका टाइटल जो भी था नेट पे जहाँ से भी उठाते थे, और फिर एक्सेस डेट भी लिखते थे कि इस डेट को मुझे हमने नेट से जाकर के एक्सेस किया था। क्योंकि नेट के एक और भी प्रॉब्लम है कि जैसे मान लो कि मैंने कोई आर्टिकल लिखा है, आज तो मैंने उसे डाला, कल होकर के मैं उसको हटा सकता हूँ। जैसे यूट्यूब पे भी है, आज मैंने कोई लेक्चर डाला, वो हमारे उस पे है
कि मैं कल होकर के उसको रिट्रीट कर लूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे दिन यदि कोई जाएगा ढूंढने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो उस दिन। इसीलिए डेट ऑफ एक्सेस डेट जरूर लिखा जाता है कि किस डेट को आपने इन्फॉर्मेशन लिया था, उस दिन तक वो वैलिड था, मतलब आपने देखा था। तो ये दो चीज़ जरूरी है, इंक्लूड बोथ, ऑथर का नाम भी लिखिए और डेट फॉर एवरी सोर्स। इफ आइदर इज नॉट ट्रेसेबल, यदि दोनों में से कोई भी नहीं ट्रेसेबल है, ऑथर नाम ट्रेसेबल नहीं है, सोर्स कौन सा डेट को उसने लिखा था डेट नहीं एक्सेसिबल है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर केयरफुली वेदर द इंफॉर्मेशन वेदर द रेफरेंस शुड बी यूज्ड। मतलब क्या हमें रेफरेंस उसको यूज करना चाहिए, करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में सोचना है। बेसिकली सोच समझ के मतलब आगे काम करना है। बेसिकली इन अदर वे राउंड कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको पता ही है बहुत सारी चीजें, विथ वेरी कन्विक्शंस आप यू कैन से कि नहीं ये तो करेक्ट है, आप इंक्लूड करो। अदरवाइज आप डाउटफुल केस में हो, यदि दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो प्लीज डोंट यूज इट। एज ए वेबसाइट डज नॉट ऑलवेज डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन क्लियरली, मतलब ऑथर और डेट का, राइट। द पॉइंट्स दैट फॉलो should be addressed to assess its suitability as a source to cite your work। मतलब आगे के पॉइंट वो बताने चाह रहा है कि एक इस टाइप के इंफॉर्मेशन कई बार क्लियरली नहीं होते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो नेट पे होते हैं और क्लियरली नहीं लिखे होते हैं। तो बोल रहा है कि ये पॉइंट आगे जो द पॉइंट दैट फॉलोज, इसके बाद जो डिस्कस करेगा, शुड बी एड्रेस्ड, उसको देखना है टू असेस इट्स सुटेबिलिटी, कि मुझे इसको अपने अपने राइटिंग में साइट करना है कि नहीं करना है, राइट। एनालाइज यूआरएल, पहले बोल रहा है कि यूआरएल को एनालाइसिस करो पहले, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उसको बोलते हैं, HTTP डैश डैश ऐसे करके लिखा होता है ना। तो वो बोल रहा है कि यूआरएल को एनालाइज करो, एड्रेस टू असेस द साइट्स क्रेडिबिलिटी। किस लिए? क्योंकि वो साइट सही है कि नहीं है, हम उसके उस साइट पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए यूआरएल को एनालिसिस करना जरूरी है। The URL address is the address that you see in the browser at the top of the screen, right? When viewing a website, and the suffixes that appear after organization name give you important information। पहला तो ये बोल रहे हैं कि जो कि यूआरएल जो है वो कहाँ पे, ये एड्रेस है बेसिकली। यूआरएल इज एड्रेस दैट यू सी इन द ब्राउजर एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, मतलब इधर की तरफ दिखेगा, यहाँ पे जो HTTPS ऐसे करके जो लिखा होता है, P समथिंग डॉट डॉट डॉट, राइट। यहाँ पे देखना है स्क्रीन व्हेन व्यूइंग ए वेबसाइट, जब आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो उस समय यूआरएल का एड्रेस देखो, एंड द सफिक्सेस दैट अपीयर आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम के बाद जो चीजें आ रही हैं, इट गिव यू द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वहां से उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो आपको पता चलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, द एग्जाम्पल बिलो आर द होम पेजेज ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ वेबसाइट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया AC, AC का .AC का मतलब होता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये EDU एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दोनों के लिए .AC होगा, नहीं तो .EDU है, इसका मतलब है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। आप एम्स का भी देखोगे वेबसाइट तो वैसा ही है, AIIMS.edu ऐसे करके, .AC.in ईमेल में भी है कई जगह पे, EDU ऐसे करके। ORG यदि है .org है, इसका मतलब है कि नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देगा ORG का दिया, यूके का है, तो ये है नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो .org में आएगा। .gov एक्सटेंशन यदि है तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ HTTP www.dft.gov.uk। .co या .com यदि है
एक्सटेंशन में, तो इसका मतलब वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। द कंट्री कोड जो है, जैसे यहाँ पे .uk लिखा हुआ है, .in होगा तो इंडिया के लिए होगा, राइट। यूनाइटेड किंगडम .my जो होता है वो मलेशिया के लिए है। ये क्या बोलता है, टेल्स यू द कंट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ द साइट, मतलब किस कंट्री से ये वेबसाइट जो है किस कंट्री का है, कहाँ से मैसेज आ रहा है। तो आप बात उसके बाद जा करके आप क्रेडिबिलिटी वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई गवर्नमेंट है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, यदि किसी ने कोई मैसेज डाला है तो इसका मतलब तो होगा, ठीक होगा, ठीक है। While when exploring information on the internet and moving between the website, ये दो चीजें है। जब आप नेट पे मूव करते हो और वेबसाइट, दो वेबसाइट और वेब पेज के बीच में जब मूव करते हो, उसके लिए वो हाइपरलिंक की फैसिलिटी होती है कई जगह पे, कि उस हाइपरलिंक को क्लिक करोगे तो यू कैन गो फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेब पेज पे आप जा सकते हो, विद इन अनदर साइट, दूसरे के साइट पे चले जा सकते हो। जहाँ से भी हाइपर लिंक मिलेगा आप क्लिक करोगे तो दूसरे साइट पे वो आपको ट्रांसफर कर देता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्लिक ऑन द होम पेज टैब at the top of the web page to orient yourself in relation to the material। क्या बोल रहे हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लिक ऑन द होम पेज टैब, मतलब जैसे मान लो कि आपने कोई कोई मटेरियल आप पढ़ रहे हो किसी पे, वो उसमें हाइपरलिंक का बटन दिया हुआ, हाइपरलिंक का जब आप बटन करोगे तो दूसरे साइट पे चला जाएगा और वहां पे आप कुछ इंफॉर्मेशन देख रहे हो, तो वो कोई एक पर्टिकुलर किसी का वेबसाइट होगा, उसका वेब पेज पे जाएगा ना, तो वो बोल रहा है कि उस पे जब जा रहे हो तो एक बार होम टैब देख लो जा करके कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, वो इन्फॉर्मेशन की जो लिंक करके दिया हुआ है उसके बारे में आपको पता चल जाए। टू ओरिएंट, वही बोल रहा है, टू ओरिएंट योरसेल्फ इन रिलेशन टू द मटेरियल, मतलब जो मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग द यूआरएल स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट इज ऑल्सो हेल्पफुल एंड ऑफन देयर इज ए साइट मैप टैब। कई बार वेबसाइट पे किसी के भी होम पेज पे जाओगे तो वहाँ पे साइट मैप का भी एक टैब होता है, which will show you the structure of the entire site and enable you to find your way more quickly to the information that you need। मतलब बेसिकली आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो और वहाँ पे साइट मैप का बटन दिया हुआ, यदि साइट मैप आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा, और उस साइट मैप पे भी वो फैसिलिटी होती है कि एग्जैक्टली जहाँ पे पहुँचना है क्विकली तो आप वहाँ पे क्लिक करके पहुँच जाओगे और आपको समझ में भी आ जाएगा ना कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है साइट मैप में। सो वो बटन भी देख लेना चाहिए। हाँ, दूसरा चीज़ जो है मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें ना, देखो ये सारी डिस्कस करने का एक ही फ़ायदा है कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना कि हम सिर्फ हमें जो पता होता है वही मेथड हम लोग बार बार यूज़ करते रहते हैं। बट आप जब वराइटीज ऑफ वेज द सेम थिंग कैन बी डन, जब आप उससे एक्सपोज होते हो तो देन यू हैव गॉट ए चॉइस कि भाई हो सकता है कि मैं जिस ढंग से काम कर रहा हूँ कोई बेहतर ढंग से काम कर रहा हो, तो यू हैव गॉट ए चॉइस कि भाई आप बेहतर तरीका ढूंढ सकते हो, उसको अडॉप्ट कर सकते हो। या बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्सपोज ही नहीं होते कि भाई अच्छा ये भी चीज़ें अवेलेबल है जो हमारे काम को और आसान कर सकती हैं, इसलिए नॉलेज ज़रूरी है। और इसका मेन पर्पस ही था इस चैप्टर का कि लिटरेचर सर्च करते हैं कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो उसके बारे में वो पूरा किसको इंक्लूड करना है नहीं करना है, तो पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर रहा है हमें, राइट। दूसरा बोला एक ऑर्गेनाइजेशन है हु और व्हाट। ये लोग क्या करते हैं कि हु इज, वो बोलते हैं कि जैसे मान लो कि आप एक प्रोफेशनल हो, इस ऑर्गेनाइजेशन से ना कोई भी अटैच हो सकता है, तो उसमें क्या होता है कि अपना लोग सीवी भेजते हैं कि भाई मैं यहाँ पे प्रोफेसर हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, ऐसा ऐसा करके, तो वो क्या करते हैं अपना नाम जो है वहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी को देख करके। तो उनका काम है ये, ऑलरेडी इनके पहले बुक्स पब्लिश होते थे, अब तो नेट पे वो सारी चीज़ें आ गई सारी चीज़।
तो ये बोल रहा है हु एंड व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रोड्यूस्ड द साइट, उन्होंने भी किया। डू यू ऑलरेडी नो दैट दिस ऑथर और ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एस्टेब्लिश्ड रेपुटेशन इन द फील्ड, मतलब जिनका एस्टेब्लिश्ड रेपुटेशन फील्ड में होता है उन्हीं के नाम वो लोग इंक्लूड करते हैं। तो यदि हु और व्हाट में आपका नाम है तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाट दे से। इफ द ऑथर इज एनोनिमस, मान लो कि वो इधर से नहीं बिलोंग करता, रिप्यूटेड है नहीं है, उसमें नाम ही लिखा है एनोनिमस, तो एनोनिमस में तो कोई भी लिख सकता है। इट इज एडवाइजेबल नॉट टू यूज द साइट फॉर एकेडमिक रेफरेंस एज यू हैव नो वे टू असेस, नो वे ऑफ असेसिंग इट्स क्रेडिबिलिटी। यदि किसी ने एनोनिमस लिखा तो उसकी क्रेडिबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन जो दिया गया है उसकी क्रेडिबिलिटी पे हमेशा क्वेश्चन मार्क है। ओके, ठीक है। तो हु और व्हाट वाला में देख सकते हैं, यदि उसमें नाम है तो आप उसको रिलाई कर सकते हो। इफ ऑन द अदर हैंड यू कैन आइडेंटिफाई द ऑथर और ऑर्गेनाइजेशन जो है, but you do not already recognize them as a reliable source, ऐसा हो सकता है कि आप आइडेंटिफाई तो कर पाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑथर है, ये जो है ऑथर है, बट यू डू नॉट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज देम, मतलब लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो एज ए रिलायबल सोर्स, कि वाकई में ये रिलायबल होगा ये सोर्स जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है बंदा। यू शुड मेक सम फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू एस्टेब्लिश वेदर दे आर क्रेडिबल इन द फील्ड। यदि आप, मतलब होता है ना, किसी का नाम पता तो चल गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये बंदा काम कर रहा है, इसने कुछ लिखा है, लेकिन वाकई में वो कैसा है। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे हैं तो सारे लोग तो एक जैसे नहीं है ना, अलग अलग माइंड के लोग हैं। अब यहाँ के लोकल लोगों को लेकिन पता होता है ना कि ये आदमी कैसा है, ये क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है, इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है यदि ये कोई बात बोल रहा है तो। लेकिन बाकी दुनिया के लोगों को थोड़ा ना पता होता है। तो ये बोल रहा है कि यदि आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर ये है कि यू शुड एस्टैब्लिश, यू शुड इन्वेस्टिगेट, मतलब मेक सम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस टू एस्टैब्लिश वेदर दे आर क्रेडिबल इन द फील्ड। सी, यहाँ पे ना एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि स्टूडेंट्स है चाहे हम, जैसे मान लो कि मेरे भी दिमाग में आ रही है बातें, तो स्टूडेंट्स भी इस बात को सोच सकता है कि इतना ज्यादा लिटरेचर रिव्यू करते वक्त इतना ध्यान देना है क्या, शुड वी गो दिस मच, इतना पेन लेने की जरूरत भी है क्या। क्वेश्चन इस बात का है कि यस है। यदि आप रिसर्च की क्रेडिबिलिटी पे देखते हो तो है, क्योंकि देखो साइंटिफिक फील्ड ना एक ऐसा फील्ड है, तुम यदि कोई भी पेपर लिखते हो तो रिव्यूअर जो है ना ये बिलीव करता है कि आपने जो कुछ भी लिखा ऑनेस्ट काम किया है, आपने कुक नहीं किया, आपने फ्रॉड नहीं किया हुआ है। मतलब दिस इज द फील्ड जहाँ जो ह्यूमैनिटी को इफेक्ट करती है, कि जो आपकी चीजें, जैसे मान लो कि किसी ने कोई फ्रॉड ही लिखा है, बिना एक्सपेरिमेंट करे कुछ लिख दिया, अब या तो दूसरा आदमी उसको बिल्कुल सही मान करके काम कर ले और उसके ऊपर बाकी चीजें खड़ा करना शुरू करे, इन्वेस्टमेंट शुरू करे, जो कुछ भी करे, राइट, तो उसका भी नुकसान होना है। कोई गलत बात लिखी, मान लो कि मेडिसिन में ट्रीटमेंट होना है, उस पर ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो लोगों को नुकसान होना है, राइट। उसी तरह से रिसर्च आपने वहां से स्टार्ट करके यदि मान लो आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, तभी भी आपको टाइम और एनर्जी तो जा रहा है ना, जो अननेसेसरी है। या दूसरा आदमी सोचेगा चलो भाई ये तो इसने काम कर ही लिया है तो मुझे इसमें काम करने की जरूरत नहीं है। एम आई करेक्ट? सो ऑनेस्टी रिसर्च में बहुत जरूरी है। जो कुछ भी काम कर रहे हैं यू मस्ट हैव समथिंग टू सपोर्ट कि भाई हमने जो लिखा वो सही लिखा है। इसलिए ये सारी चीजें, क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है और करना चाहिए रिसर्च करने के पहले, वो सारी चीज पता करना चाहिए। कल होकर के फर्दर जो लिटिगेशन हो, जो प्रॉब्लम हो, वो तो आदमी अवॉइड करता ही करता है, लेकिन एक ह्यूमैनिटी को, एक बात जो काम कर रहा है ना, राइट, वो भी, उसका भी एक इम्पोर्टेंस है कि उस चीज को हर कोई आके जज नहीं करता, वो बिलीव करता है कि भाई आप जो बोल रहे हो वो सही है, राइट, क्योंकि हर चीजों को बिल्कुल एक एक करके चेक नहीं करा जा सकता, करेक्ट। तो इसलिए एफर्ट डालना चाहिए कि मतलब जो भी मेरे हिसाब से करना चाहिए। हम नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन करना चाहिए, दिस इज गुड थिंग। ठीक है, तो ये बोल रहे थे यहाँ पे हम लोग थे कि
कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऑथर को तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में, कि वो फील्ड में उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, एंड देन यू शुड डिसाइड कि मुझे इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना है या नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, देयर मे हैव बीन ए लिंक टू द साइट फ्रॉम ए सोर्स दैट यू ट्रस्ट. मान लो जिस साइट को आप ट्रस्ट करते हो वहां पे कोई लिंक प्रोवाइड किया, राइट. द साइट मे हैव एन अबाउट अस टैब. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वहां पे एक अबाउट अस करके भी एक टैब होता है जनरली, फ्रॉम विच यू कैन डिस्कवर मोर. वो वहां उसको क्लिक करोगे तो आपको फिर बहुत सारी बातें आपको पता चल सकती हैं जो आपको डिसाइड करने में it will help you to decide whether this article should be included or not. You can find it out about the author's professional background and qualification by doing an internet search for author or organization names. मतलब यदि आप ऑथर के बारे में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो आर्टिकल लिखा है उसके बारे में एक्स्ट्रा यदि आप जानना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको सर्च करना चाहिए कि वो बंदा कैसा है. जैसे कई बार हम भी बुक कोई पढ़ते हैं अभी तो ढूंढते हैं कि भाई कई बार बुक के बारे में वो कहाँ का है वो पता नहीं चलता, तो उसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि भाई जो लिख रहा है वो बंदा उसका एक्सपीरियंस क्या है. ऐसे ही तो नहीं कोई उठा करके कॉपी पेस्ट मार करके कोई चीज़ बोल दिया. अब हम तो क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली बिलीव करेंगे तो मेरा भी तो नॉलेज करप्ट होगा ना, क्योंकि वही नॉलेज जो हम लर्न करेंगे उसको प्रोपगेट करने वाले हैं. सो इसलिए ये भी ज़रूरी है. सर्च फॉर अदर पब्लिकेशन बाय दिस ऑथर, वो बोल रहा है, राइट, इन लाइब्रेरी कैटलॉग और बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस. तो लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कैटलॉग होता है, वो उसमें भी ऑथर का नाम आप देख सकते हो, उसके अदर कोई पब्लिकेशंस हैं या नहीं है उसके बारे में सर्च कर सकते हैं. ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स कैन हेल्प यू एस्टेब्लिश वेदर द ऑथर और ऑर्गेनाइजेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एस्टेब्लिश इन द फील्ड. बेसिकली वो बोल रहे हैं कि आपको ऑथर और ऑर्गेनाइजेशन अपने फील्ड में, जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो उसमें वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, उसको पता करने के लिए अबाउट अस वाले पे जा सकते हो, लिंक पे उसका इंडिविजुअल ऑथर का नाम का उस ऑर्गेनाइजेशन का सर्च कर सकते हो, उसके बारे में देख करके समझ सकते हो. लाइब्रेरी के कैटलॉग में जाकर के देख सकते हो कि इस ऑथर ने और भी कोई काम किया है कि नहीं किया, यदि इस फील्ड में काम कर रहा था तो. फिर उसी तरह से बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस होते हैं, उसमें जाकर के ऑथर का नाम सर्च कर सकते हो, तो आपको ऑथर और ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी के बारे में जानकारी आपको मिल सकती है. देखो आपका प्रोजेक्ट कोई भी आप लिख रहे हो तो उसके लिए आराम, जैसे थीसिस की जहां तक बात आती है, 1-2 साल का तो टाइम होता ही होता है मिनिमम. इसीलिए टाइम इतना दिया भी जाता है कि आप एक ढंग की बातें लेकर के आओ. रिसर्च का मतलब ही वही है. When was the site produced और last edited, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो देखना चाहिए कि इस साइट को कब एडिट किया गया, लास्ट एडिटेड कब का है. कैन यू फाइंड ए पब्लिकेशन डेट और लास्ट अपडेटेड एंट्री on the site. Explore the tab at the top of the site for this information. Example, there may be about tab or look at the bottom of the page. दो जगह पे हो सकता है, या तो about वाले टैब में होगा और नहीं तो bottom of the page में हो सकता है कि ये साइट जो था वो कब अपडेट हुआ था. ओके. Again, if you do not know when the information was written, it may not be suitable to use. Again, यदि आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये कब लिखा हुआ था, अगेन क्रेडिबिलिटी पे डाउट आ रहा है, तो बोल रहे हैं इट मे नॉट बी सुटेबल टू यूज. अब बेहतर है उसको मत यूज करिए. इफ ए पब्लिकेशन डेट इज गिवन बट द सोर्स इज ओल्ड, पब्लिकेशन डेट तो दिया है लेकिन सोर्स जो है ओल्ड है, बहुत पुराना है, तो बोल रहा है असेस वेदर दिस मेक्स इट अनसुटेबल फॉर योर पर्पस. ये देखना जरूरी है, क्योंकि देखो कई बार हमने भी मतलब ये चीज से एक ये किया है कि जब हमने पेपर लिखा तो एक आध दो रिव्यूअर के कमेंट्स आए थे
रिव्यूअर ने कमेंट ये किया कि आपने जो आर्टिकल साइट किया है वो पुराने आर्टिकल साइट करें, नए वाले आर्टिकल साइट नहीं करें। आप नए वाला भी आर्टिकल कुछ इंक्लूड कर लीजिए। आपके काम सही हैं, लेकिन मैक्सिमम रेफरेंस जो है वो आपको बहुत पुराने वाले हैं। उसका पर्पस क्या होता है कि पुराने जो आपने साइट करे, हो सकता है कि उतना साल पहले किसी ने ये बात बोली, हो सकता है कि अभी डिफ्यूट हो गया हो सकता है कि बार बार लोगों ने उसको कंटिन्यू करके सपोर्ट ही करा हो। तो अब उससे क्या होगा, ऑथर को जो भी आपका आर्टिकल पढ़ेगा, जर्नल का आर्टिकल, वो उसको ये तो पता चलेगा ना कि वो बातें आज से 1975 में भी एग्जिस्ट करती थी एंड इट इज कंटिन्यूड टिल टुडे। आज भी वो सही है, या 1975 में वो आर्टिकल छपा था और अब आकर के आप उन चीजों को जो नए काम जो हुए वो क्या हुए, उस बीच में कोई काम हुआ या नहीं हुआ, उससे भी लोगों को पता चलता है। वही वाला कि लास्ट साइट कब अपडेट हुआ था। जब को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर है, मान लो कितने वर्जन निकले, यदि बार बार वर्जन आ रहे हैं तो उसका एक अलग मीनिंग है। बार बार अपडेट्स आ रहे हैं, इसका मतलब अलग मीनिंग क्यों है? क्योंकि लोग उसको यूज कर रहे हैं, वो अभी यूज में है, उसका वो वैल्यूएबल है, ऐसा लोग सोचते हैं। ठीक है। इज इज द कंटेंट प्रेजेंटेड इन ए लॉजिकल वे, क्वेश्चन पूछ रहा है, विथ स्ट्रॉन्ग इनफ एविडेंस। लॉजिकल कोहेरेंस तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ है या नहीं है, एक क्वेश्चन। डज द ऑथर अपीयर टू बी प्रेजेंटिंग ए बैलेंस आर्गुमेंट। उसने जो आर्गुमेंट दिया वो बैलेंस आर्गुमेंट दिया है। मतलब बैलेंस आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, उसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को दिखाया है, या सिर्फ वो मतलब उसके डिमेरिट्स ही दिखाए जा रहे हैं, या सिर्फ उसकी पॉजिटिव ही क्वालिटी बताया जा रहा है। इज देयर ए लिस्ट ऑफ रेफरेंस इंक्लूडेड, एंड डू यू रिकॉग्नाइज देम एज बीइंग क्रेडिबल इन योर फील्ड। तो जो भी आर्टिकल आप उसमें डालना चाह रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं अगेन पूछना चाहिए। उसके भी रेफरेंस में ये सारी चीजें हैं क्या, इज देयर ए लिस्ट ऑफ रेफरेंस, मतलब जिसने भी कुछ लिखा है उसमें है क्या, एंड डू यू रिकॉग्नाइज देम, वाकई ये लोग ये फील्ड में जो भी रेफरेंस दे रहा है वो इस फील्ड का है। इफ देयर आर एरर्स इन ग्रामर में एरर है, पंक्चुएशन एरर है, स्पेलिंग एरर है, it is likely that the source has not been peer reviewed or even checked, hence it is not a reputable source to use। इसलिए देखो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग लिखते हैं तो नेचुरली जो लोग रिव्यू करते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, हमें नहीं पता होता। पीयर रिव्यूड में जब हम जर्नल्स में जब भेजते हैं अपने आर्टिकल को, तो लोग रिव्यू करते हैं, तो कोई फॉरेन का होगा, कोई कोई इंडियन होगा, कोई स्पेनिश वाला होगा, कोई यूरोपियन होगा, वो वर्ल्ड में कहाँ जा रहा है वो हमें नहीं पता। तो डिपेंडिंग ऑन दैट समटाइम्स लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, आप अंग्रेजी को इम्प्रूव कर लीजिए, थोड़ा पंक्चुएशन पे ध्यान दे दीजिए, ये सारी चीज़ें बात उठती हैं। तो उसमें है कि वो भी चीज़ें उनके रिव्यूअर कमेंट जब आते हैं तब आदमी इम्प्रूव करता है अपनी चीज़ों को। तो पीयर रिव्यूड जर्नल जो होगा, यदि पीयर रिव्यूड से प्रोसेस होकर के आया, उस प्रोसेस से होकर गुजरा है कोई भी आर्टिकल, तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी बेटर होगी। जो बिना पीयर रिव्यूड के यदि ऐसे ही छप जाता है तो, क्योंकि उसमें दूसरे किसी का ध्यान गया ही नहीं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम लोग कोई भी चीज़ें लिखते हैं, कोई ऑथर लिखता है, तो उस समय पे वो ब्लाइंड होता है अपने बारे में, उसको नहीं पता होता। दूसरा आदमी अच्छे से उसकी कमियां निकाल सकता है कि यहाँ पे गलती हो गई। बार बार देखने के बाद भी कई बार चीजें ना हमें अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं जब हम लिखते हैं। तो सो ये राइटिंग प्रोसेस का एक प्रोसेस ही ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें रिवील नहीं होती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है, इसलिए इसलिए हम लोग बोलते भी हैं कि जब भी आप कोई पेपर पब्लिश भी कर रहे हो, तो एक आप लास्ट बिफोर सबमिटिंग टू द जर्नल यू गिव इट टू ए पर्सन हु इज नॉट इन योर फील्ड। वो आपके फील्ड का है ही नहीं, कोई लेमैन है, यदि वो लेमैन भी पढ़ के समझ सकता है आपकी बातों को, कि उसको ये समझ में आ जाए इसका निचोड़ क्या है आपके आर्टिकल का, वो ये देख पाएगा
कि आपके आर्गुमेंट जो हैं वो रियली लॉजिकली आर्गुमेंट जो हैं लॉजिकल कोहेरेंस में हैं, विथ ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या नहीं है, वो इतना तो जज कर ही लेता है लोग। ओके, बाकी बोल रहे हैं द गाइडेंस गिवन ऑन क्रिटिकल रीडिंग, कैसे पढ़ना चाहिए, क्रिटिकली कैसे पढ़ना चाहिए इन चैप्टर 4 एंड चैप्टर 8 इज ऑल्सो अप्लीकेबल व्हेन इवेलुएटिंग ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब क्रिटिकल रीडिंग वाले अगेन 2 चैप्टर की आगे बात बोल रहा है कि चैप्टर 4 और चैप्टर 8 में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है ऑन द सेक्शन क्रिटिकल रीडिंग में, तो वो भी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करने के लिए। उसमें भी कुछ ना कुछ टेक्निक होगी। ठीक है, तो ये था ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को कैसे इवेलुएट करना है उससे रिलेटेड। ओके, ये वाला कर चुके थे हम लोग। Some of the specialist literature assessed may well be the data, और अब देखो यहाँ पे है, अभी शुरू हो रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है उसके बारे में, और टॉपिक जो था एक सब टॉपिक जो था कि कैसे इवेल्युएट करना है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को, वो खत्म हो गया। अब हम आगे दूसरे पे आ रहे हैं। सब टाइटल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या है उसमें बोल रहा है कि कुछ स्पेशलिस्ट रिसर्च लिटरेचर एसेस मे वेल बी द डेटा हो सकता है या ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी हो सकती है, या तो सिर्फ उसमें डेटा होगा, राइट, और द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी उसमें बोल रहा है रिसर्च विच यूजेस लिटरेचर एज डेटा। ऐसा रिसर्च जो क्या लिटरेचर को ही, जो क्या यूजेस लिटरेचर एज ए डेटा, मतलब पेपर को ही डेटा बना, लिटरेचर को ही डेटा बना लिया फॉर द स्टडी, इज ऑफन रेफर्ड टू एज आर्म चेयर और लाइब्रेरी बेस्ड रिसर्च। जो लिटरेचर को ही डेटा बना ले, पब्लिश लिटरेचर को डेटा बना ले अपने रिसर्च के लिए, उन्हीं में से कुछ चीज रिसर्च बनाए तो उसको क्या बोलते हैं, आर्म चेयर या लाइब्रेरी बेस्ड रिसर्च, एंड इज कॉमन इन द फील्ड ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड लिटरेचर। इस हिस्ट्री में, लॉ में और लिटरेचर, जैसे इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इस टाइप की चीज़ें जो करते हैं लोग, तो इसी टाइप के आर्टिकल वो लोग करते हैं। हमें इससे उतना मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग तो साइंस वाले हैं, मेडिकल वाले हैं ना, नहीं। Briefly, to clarify this distinction in the way the literature may be used, it is helpful to differentiate between two types of research. दो टाइप के रिसर्च में डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है। फॉर मेनी रिसर्चर्स देयर डेटा कम फ्रॉम कंडक्टिंग इंटरव्यूज। इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तब डेटा आता है, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट करते हैं तब डेटा आता है। जैसे मान लो कि हम लोग पेशेंट का स्कैन कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या कोई फैंटम की स्टडी एक्वायर कर ली, वो पेशेंट से फ़ोन पे, टेलीफोन पे बात कर लिया, वो डेटा इकट्ठा कर लिया। बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर ऑब्जर्व करके कोई रिसर्च किया, एटसेट्रा। द फोकस यहाँ पे क्या है, इज ऑन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन दैट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बिफोर। तो जो पहले इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड नहीं होता है उसको रिकॉर्ड करना, यहाँ पे फोकस ये होता है इस टाइप के रिसर्च में, राइट। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल टाइप का रिसर्च है बेसिकली। दिस कैन बी रेफर्ड टू एज ए इंपेरिकल रिसर्च। इस टाइप के रिसर्च को इंपेरिकल रिसर्च भी बोलते हैं, वेयर द रिसर्चर इज एक्टिवली गोइंग आउट इनटू द फील्ड, उस फील्ड में जा रहा है, एंड वर्किंग और या वर्किंग इन द लेबोरेटरी टू एक्सप्लोर एंड टू डिस्कवर न्यू इंफॉर्मेशन। उस टाइप के रिसर्च को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंपेरिकल रिसर्च बोल रहे हैं। तो हम लोग जो रिसर्च करते हैं वो इंपेरिकल रिसर्च में आएगा। एन अल्टरनेटिव काइंड ऑफ रिसर्च क्या हो सकता है, occurs when the data set consists of documents or text।
मतलब कोई टेक्स्ट मटेरियल है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके ऊपर रिसर्च करना, वो दूसरा टाइप का भी रिसर्च हो सकता है। इन द सेकंड सिनेरियो, मतलब जहाँ पे टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है, द लिटरेचर इटसेल्फ प्रोवाइड द सोर्स ऑफ डेटा, वही जैसे लॉ, हिस्ट्री, लिटरेचर वाली जो बात हमने करी थी, एंड देयरफॉर इज द फोकस ऑफ एनालिसिस। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारा फोकस क्या होता है, एनालिसिस होता है। और इंपेरिकल टाइप के रिसर्च में फोकस क्या होता है, डेटा जनरेट करना, जो अभी तक डेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ है उस टाइप का डेटा रिकॉर्ड करना। Of course, there are some research projects which combine both empirical and library based research. कुछ ऐसे भी रिसर्च होते हैं जिसमें हम लोग इंपेरिकल भी, मतलब एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और कुछ लिटरेचर के भी उठा लेते हैं बातें, तो दोनों को कंबाइन करके भी लोग रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए रिसर्चर इन्वेस्टिगेटिंग पेटेंट law might combine both type of analysis of the relevant legal document with the interviews and with legal practitioner who interpret the laws and regulations। दोनों के व्यूज ले लिया, मतलब एनालिसिस भी हो गया, और दूसरा एनालिसिस वाला एक डेटा आया, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट जो था उसको एज डेटा की तरह यूज कर लिया। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, डाउट है? अच्छा है, जान बचा लिया। ठीक है, टूल्स फॉर फाइंडिंग, अब दूसरे उसके बाद का टॉपिक आ रहा है, क्या टूल्स फॉर फाइंडिंग द रेलिवेंट सोर्सेस। अब ये रेलिवेंट सोर्स जो है, जो सोर्स, जो इंफॉर्मेशन जहां से उठाना है, उसके लिए कौन कौन सा टूल्स है, जैसे हम जा करके पता करें कि ये चीज, ये सोर्स पे जा करके आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो व्हाट आर दोज टूल्स? As stated, many of the information sources you require may be available in electronic form। बहुत सारे सोर्स जो हैं वो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जर्नल्स आर अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू योर लाइब्रेरी वेब पेज और ओपन एक्सेस नेटवर्क पे। मतलब बहुत सारे लाइब्रेरी के वेब पेजेस हैं जहाँ पे आपको जर्नल्स मिल सकते हैं, उस जर्नल को आप देख सकते हो। जैसे मान लो कि आप यहाँ हम लोगों के हैं, उन लोगों को दे रखा है सब्सक्रिप्शन, कि आप उसके वेब पेज के थ्रू जाओगे तो आप बाकी सारी चीज़ें जो है आप एक्सेस कर सकते हो, उनके वेबसाइट पे जो कुछ भी लिंक्ड होगा। या ओपन एक्सेस नेटवर्क्स भी हैं जो अवेलेबल है, जिसमें ओपन, मतलब आप ओपनली एक्सेस करने का मतलब नहीं, मतलब फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हो। ओपन एक्सेस नेटवर्क का मतलब ये नहीं है, उसके लिए आपको चार्जेस नहीं देने हैं, मान लीजिए जो आपको इंटरनेट के चार्जेस बाकी चीज लगे, लेकिन आर्टिकल के चार्जेस नहीं देने। सर लाइक एग्जांपल दिया, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल है, DOAG, वो आप देख सकते हो वहां पे जाकर के, इसका वेबसाइट है, कि इसमें तो कोई आर्टिकल नहीं छपा जो हमको इजिली चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। देयर मे बी लिंक टू ए जर्नल आर्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ ए बुक फ्रॉम इंडिविजुअल एकेडमिक्स और पर्सनल वेब पेज। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पर्सनल वेब पेज पे लिंक अवेलेबल हो कि इलेक्ट्रॉनिक बुक जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप जा करके डाउनलोड कर लो, या पर्टिकुलर जर्नल डाउनलोड कर लो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये भी एक टूल है, मतलब ऐसे करके लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली जो है यहाँ पे फोकस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। हमने देखा ओपन एक्सेस जर्नल ईजी है, लाइब्रेरी के वेब पेज पे चीज़ें अवेलेबल होगी, हो सकता है कि किसी के पर्सनल पेज पे या एकेडमिक साइट पे जर्नल या बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक का भी लिंक प्रोवाइडेड हो। ठीक है जी। Having summarized the main types of information sources that you like to consult, says in this section we move on to consider the main tools that you can use to initiate your searches for this information। पहले तो बताया कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल सकता है, इस ढंग से चीजें अवेलेबल हो सकती हैं, बट कौन से टूल है, मेन टूल्स यू कैन यूज टू इनिशिएट सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन, कौन से टूल को आप यूज कर सकते हो अपने सर्च को शुरू करने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट, बोल रहे टू स्पेंड टाइम बिकमिंग अवेयर ऑफ एंड फेमिलियराइज विद द सर्च ऑप्शन अवेलेबल टू यू। कौन कौन से सर्च ऑप्शन अवेलेबल हैं आपको,
एंड द इफिशिएंट यूज ऑफ दीज टूल्स, उस टूल को भी कैसे इफिशिएंटली यूज करना है इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। मतलब दो चीज हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से सर्च ऑप्शन अवेलेबल हैं और उस टूल को वो जो भी है इफिशिएंटली हमें कैसे यूज करना है, इसकी जानकारी के लिए जो मेहनत करना है, जो टाइम स्पेंड करना है, दिस इज वर्थ डूइंग। ब्रॉडली स्पीकिंग द सर्च टूल्स अवेलेबल जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस कैटेगरीज। पहला कैटेगरी जो है कैटलॉग्स होते हैं, जो लाइब्रेरी में कैटलॉग्स अवेलेबल होते हैं। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस होते हैं लाइब्रेरी में, वहां से मिल सकता है। इंटरनेट सर्च इंजन अवेलेबल है, राइट। ओपन एक्सेस डेटाबेस है और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस वेबसाइट से। तो इतने तरह के हमारे पास सर्च टूल अवेलेबल हैं, कैटलॉग, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, इंटरनेट सर्च ऑप्शन, ओपन एक्सेस डेटाबेस और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। अब इसमें क्या बोल रहे हैं ऑथर कि इन व्हाट फॉलोज आई डिस्क्राइब ईच वन ऑफ दीज एंड गिव यू सब एग्जांपल। मतलब ये हर तरीके की चीजों को जो जो उसने कैटेगरी जो बनाई यहाँ पे, जो कैटलॉग का, बिब्लियोग्राफिक का, तो हर का ऑप्शन जो है उसके बारे में वो डिस्क्राइब करने वाला है विद सम एग्जांपल। To help you identify the most suitable databases and gateways to use in your subject area, you can try an alphabetic search for the relevant subject area on your library web page and or consult your supervisor and catalog and colleagues in your department। वो बोल रहे हैं कि जो मोस्ट सुटेबल डेटाबेस आप या गेटवे जो है वो आपके सब्जेक्ट एरिया में वो कौन सा हो सकता है, उसके लिए बोल रहे हैं यू कैन ट्राई अल्फाबेटिक सर्च। पहले लाइब्रेरी में देख लो कि उसी जिस सब्जेक्ट एरिया से उसके लाइब्रेरी के कैटलॉग में वो चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। एक तो लाइब्रेरियन बता सकता है कि इस फील्ड की चीज़ें मुझे सर्च करनी है, तो मुझे बताओ कि कौन सा टूल अवेलेबल है, राइट, जो वहाँ उस इस फील्ड से रिलेटेड चीज़ें जो है हम सर्च कर सकते हैं। जैसे स्कूपस की हमने बात करी थी, IEEE एक्सप्लोर की बात करी थी, कि वो हर जो जो सर्च इंजन जो है बेसिकली क्या है, गूगल भी जो है ना वो अलग अलग आर्टिकल लेकर के अपने कंप्यूटर पे कहीं ना कहीं रखा है, तभी तो हम उसके साइट को जाके सर्च करके रिट्रीव कर पा रहे हैं। तो उसी तरह से हर सर्च इंजन जो बना हुआ है वो एक पर्टिकुलर टाइप और पर्टिकुलर कैटेगरी के आर्टिकल्स और इंफॉर्मेशन ही स्टोर करते हैं आपके पास। इसलिए वो जानना जरूरी है कि मेरा सर्च इंजन कौन सा मुझे यूज करना है। तो बोला एक तो लाइब्रेरी में आप देख सकते हो, अल्फाबेटिक सर्च करके आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा मेडिकल न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड ये चीज अवेलेबल है, लाइक समथिंग लाइक दिस। या बोल रहे हैं कि अपने कंसल्ट करिए सुपरवाइजर और कलीग को, क्योंकि जनरली जो लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत तो पता होगा ही पता, और थोड़ा बहुत क्या अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, नहीं भैया तो अपग्रेड कर रहे हैं ना अपने आप को, ऐसा थोड़ा ना है। कैटलॉग्स, कैटलॉग्स में बोल रहे हैं लाइब्रेरी कैटलॉग्स में ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग्स अवेलेबल है, राइट। लाइब्रेरी कैटलॉग्स और ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग्स क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स एंड लोकेशन ऑफ ऑल पब्लिकेशन हेल्ड विद इन ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी। मतलब ये बताएगा क्या, प्रोवाइड बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, पहला तो पूरा का पूरा बिब्लियोग्राफिक के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, ऑथर का नाम, आर्टिकल, इस जर्नल में इस समय पब्लिश हुआ, पेज नंबर दिस टू दिस, वॉल्यूम नंबर दिस, समथिंग लाइक दिस विद द जर्नल आर्टिकल, बुक, टेक्स्ट बुक, ऑथर ये, टाइटल ये। और तीसरा बोला उसने ऑल पब्लिकेशन हेल्ड इन ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी, वो ये भी बताएगा कि ये ऑनलाइन जो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो है किस लाइब्रेरी में ये बुक या ये जर्नल अवेलेबल है। ओके, जब आपको जरूरत है तो आप लोन, वही लोन वाली सर्विस अवेलेबल है,
लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी, आप अपने लाइब्रेरी में बोल सकते हो जा करके कि आप वहाँ पे अवेलेबल है, आप मंगवा दो, तो वो बताएगा जो भी उसकी पॉलिसी होगी। ठीक है। मोस्ट यूके लाइब्रेरी यूज Dewey Decimal classifications in and in the USA the majority imply the Library of Congress classification। अलग अलग टाइप के उनके क्लासिफिकेशंस हैं, वो थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा, मुझे उतना पता नहीं है। इन बोथ सिस्टम्स बुक्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स विथ स्पेसिफिक सेल्फ नंबर एलोकेटेड। वो लाइब्रेरी में होता है कि ये सेल्फ नंबर पे चले जाओ, बुक उठा लो, तो वो थोड़ा तो ओरिएंटेशन होता है, एक बार लाइब्रेरियन नहीं है तो मदद कर देता है आपको, बुक आप इजिली लोकेट कर पाते हो, इजिली एंड क्विकली। ठीक है। लाइब्रेरी, यस, अगेन दिस कैटलॉग जो है ऑनलाइन, अगेन ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो है इज लाइकली टू बी ए कंप्यूटर डेटाबेस विच कैन बी एक्सेस्ड on the university network. Hence, if you have access to a university computer or internet connections, you do not actually have to be in the library for library to use it for your search। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यदि आपको इंटरनेट कनेक्शन, आप उससे कनेक्टेड हो, जैसे अभी हमने कैसे सब्सक्रिप्शंस लिया ना उसमें, तो उस केस में सारे स्टूडेंट्स को अवेलेबल है, तो वो क्या कर सकता है, वो यहाँ से भी बैठ के अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है, उसको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है कि वहीं बैठ करके वो सर्च करेगा। राइट। मोस्ट ऑपरेट इन ए सिमिलर वे, allowing you to conduct keyword search by the subject, author और title। मतलब इसमें बोला कि मोस्ट ऑपरेट इन ए सिमिलर वे। राइट। कैसे, वो क्या कैसे सर्च करते हो, कीवर्ड सर्च करते हो। कीवर्ड किस से होता है, सब्जेक्ट का कीवर्ड हो सकता है, मे बी लाइक न्यूक्लियर मेडिसिन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समथिंग, या ऑथर के नाम से आप सर्च कर सकते हो, या बुक का टाइटल हो, जर्नल का टाइटल हो, लाइक दैट, उससे कर सकते हैं सर्च। It is a good idea to spend some time becoming familiar with how to carry out efficient searches in your library catalog in order that you make use of its full potential। वो बोल रहे हैं कि वहाँ थोड़ा बैठ करके टाइम लगाना चाहिए, यदि हमें नहीं पता है तो कि कैसे इफिशिएंटली सर्च करा जाता है। जैसे कीवर्ड के बारे में भी वो लोग भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि कैसे डालोगे तो कोई चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैंने कई बार देखा है कि जो चीज़ हमें नहीं मिलता, हम दूसरे लोगों को बोलते हैं, वो लोग फटाफट ढूंढ लेते हैं, तो सबके दिमाग में ना वो उसको पता होता है कि ये इन्फॉर्मेशन ना इस तरह की बात भी लिखेंगे तो वो मिल जाएगा। राइट। तो दे विल गाइड यू। आस्क ए लाइब्रेरियन फॉर एडवाइस इफ यू नीड टू। यदि आपको ऐसा लगता है कि एडवाइस लेना चाहिए तो आपको लाइब्रेरियन से मदद लेनी चाहिए। कोपैक नेशनल एकेडमिक स्पेशलिस्ट लाइब्रेरी कैटलॉग, दिस इज ए कंबाइंड ऑनलाइन कैटलॉग है ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिसर्च यूनिवर्सिटीज इन यूके का है, आयरलैंड, इंक्लूडिंग ब्रिटिश लाइब्रेरी एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ वेल्स। ये इतने का कंबाइंड कोई सर्च नेटवर्क है। इट इज फ्रीली अवेलेबल, इंपॉर्टेंट क्या है, ये फ्रीली अवेलेबल है, अवेलेबल कैटलॉग है दैट एनेबल यू टू conduct a wider searches than possible on an individual university library catalog। मतलब कई यूनिवर्सिटी मिला करके एक कॉमन बना दिया है। जो पहली चीज, ये फ्रीली अवेलेबल कैटलॉग है, वो वहां से आप सर्च कर सकते हैं। एंड लोकेट वेयर द रिसोर्सेज आर हेल्ड, और कहाँ पे है वो इंफॉर्मेशन। मोर लाइब्रेरीज इंक्लूडिंग some specialist libraries and collections are being added all the time। जैसे जैसे आता है, नए नए बुक्स आते हैं, बाकी चीजें जुड़ती है, तो वो लोग डालते रहते, जोड़ते रहते। द कैपेक वेब पेज प्रोवाइड्स अप टू डेट इंफॉर्मेशन और ऑन द कैटलॉग, और ये उसका साइट है www.copac.ac.in। तो एसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है यूके का, कोपैक। नेशनल कैटलॉग्स हैं अवेलेबल कई जगह पे,
Many countries have their own national catalog. Country का अपना catalog है, right? Which lists all the publication available in the country. उस country में जो available information है वो उसको list करते हैं. जो दो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी इंटीग्रेटेड कैटलॉग है और दूसरा है जो जेटोस. जो ब्रिटिश लाइब्रेरी इंटीग्रेटेड कैटलॉग जो है, दिस कैटलॉग ऑपरेट्स फ्रॉम द ब्रिटिश लाइब्रेरी which has a copy of all the publication available in the UK. It can be accessed from this particular page, right? उसी तरह से जेटॉक करके एक और है, is the British Library electronic table of content for a large number of current journals and conference proceeding dating from 1993. 1993 के बाद के सारे जो है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, करंट जर्नल जितने हैं सबकी लिस्टिंग उसमें अवेलेबल है. Links are provided to add access to the full text of these articles and papers. मतलब फुल टेक्स्ट और आर्टिकल्स भी आप उसमें लिंक दिए हुए हैं जहां से आप एक्सेस कर सकते हैं. The resource is freely available to the number of subscribing educational institution and the National Health Service in England, Scotland and North Ireland. उन लोगों के लिए जो freely available है. Email alerts, RSS feed can be set up so that you can receive up-to-date information when new articles and journals are added to the database. तो यदि लोग के पास है, जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि जो लोग पर्टिकुलर फील्ड पे काम कर रहे हैं वो लोग अपने आप को ऐड कर सकते हैं कि वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, इस फील्ड से रिलेटेड नई बात क्या आई. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉग फॉर द यूएसए, यूएस के लिए है ये कैटलॉग. From this home page, you can conduct searches on the Library of Congress catalog and access catalog from many other libraries in the world. ये उसका साइट है. So आज के लिए thank you. Thank you very much for your kind attention. Okay, thank you.